हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम आज स्टडी करेंगे एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की सोनेट 43, जिसका टाइटल है हाउ डू आई लव दी। दी इज एन आर्केइक वर्ड, इट मीन्स यू। टाइटल क्या हो गया? हाउ डू आई लव यू। ये जो सोनेट है, ये सोनेट एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने अपने हस्बैंड को डेडिकेट की है। तो यहाँ पे सोनेट जो है वो एक रिटोरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, और ये क्वेश्चन जो पोइटेस है वो अपने आप से ही कर रही हैं। मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन कर रही हैं और सामने वाले से किसी से जवाब की उम्मीद लगा रही हैं, नहीं, वो खुद से ही सवाल कर रही हैं। वो खुद से ही ये चीज जानना चाहती हैं, अपने आप से ही बात कर रही है कि उनका प्यार उनके हस्बैंड के लिए कितना गहरा है, कितना ज्यादा है, रिलेट करना चाह रही हैं वो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी, जिसका आंसर आपका कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहती हूँ। कि मैंने आपसे अभी अभी कहा कि ये जो पोएम है यहाँ पोइटेस अपने हस्बैंड को डेडिकेट कर रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ खाली कि हमारी ये जो पोइटेस है उनके हस्बैंड का क्या नाम है। इनके हस्बैंड भी एक फेमस राइटर है, और आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपने जरूर उनको पढ़ा होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इनके हस्बैंड का क्या नेम है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज। हाउ डू आई लव दी, मुझे किस तरह प्यार हो सकता है। लेट मी काउंट द वेज। लेट मी, इट मीन्स मुझे तरीकों को गिनने दें। कौन कौन से तरीके हैं जिनसे ये पता लग सकता है कि मैं तुमसे कैसे प्यार करती हूँ, कितना गहरा है मेरा प्यार, या मैं किससे कंपेयर करूं मतलब अपना प्यार, एक तरह से ये। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करते हैं। उससे पहले हम इसकी पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं इसी लाइन में। वेरी फर्स्ट तो रिटोरिकल क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट हो रही है। ओके, सेकंड एनाफोरा देखिए आप। अब यहां ना एक चीज मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगी। एनाफोरा जो है ना, वो आपको इस पोएम की कोई भी लाइन आ जाए, कोई भी 2, 3, 4 लाइन आपके लिए आ गई, मान लीजिए रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट के लिहाज से, तो आपने एनाफोरा यहां लिखना है। अब ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एनाफोरा क्या है। तो देखिए, एनाफोरा का मतलब होता है कि लाइन की जो बिगनिंग होती है ना, वो ही वर्ड रिपीट कर रही है जो फर्स्ट में करी थी। यानी हर लाइन के अंदर आपको, हर फर्स्ट लाइन में जो भी वर्ड आपको देखने को मिला है वो सेकंड में भी देखने को मिलेगा, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी। यानी रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेस, है ना। इसका मतलब ये होता है एनाफोरा। अब आई लव दी, इसको ध्यान से देखेंगे ना आप, ये आपको जगह जगह मिलेगा। आई लव दी, आई लव दी, हाँ, ये जगह जगह मिलेगा। यानी रिपीटेशन जो है ना वो होता रहेगा इसका। तो आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है आई लव दी का, तो यहाँ एनाफोरा है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ। अब यहां से स्टार्ट होगा, वो बताना चाहेंगी कि किस किस तरीके से वो प्यार करती है, या कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे वो मेजर करना चाह रही है अपने प्यार को। तो देखो, आई लव दी टू द डेप्थ, ब्रेथ, हाइट। डेप्थ होती है गहराई, ब्रेथ यानी चौड़ाई, हाइट यानी ऊंचाई। माई सोल कैन रीच, कि मैं तुमसे प्यार करती हूं इतना गहराई से, इतना चौड़ाई से और इतना ऊंचाई से जितना कि एक आत्मा जो है वो कर सकती है। यानी शरीर जो होता है ना, शरीर वो एक लिमिट तक गहराई तक जा सकता है। मान लीजिए पानी के अंदर तैरना है, एक गहराई तक ही तैरने वाला जा सकता है, बहुत ज्यादा गहरा नहीं जा सकता। ब्रेड्थ की बात करें यानी चौड़ाई की बात करें तो हम बहुत, एक लिमिट होती है हमारी कि किसी चौड़ी चीज को हम अपनी बाहों में भर सकें, हम अपनी बाहों से उसको समेट सकें। एक बहुत लिमिट की चीज होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड चौड़ाई को आप अपनी मतलब मेजर कर सकते हैं या आप उसे समेट सकते हैं, नहीं। तो बॉडी की अपनी एक लिमिटेशन होती है, बट सोल की अपनी लिमिट नहीं होती। तो यहां वो क्या कहना चाह रही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं बहुत गहराई से, चौड़ाई से, ऊंचाई से। अब चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई यहाँ फिजिकल चीजें हो गई, है ना, फिजिकल चीज हो गई। फिजिकल चीजों को उसने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यूज किया है। लेकिन कहना क्या चाह रही है? कहना यह चाह रही है कि बॉडी जो है ना, उससे परे आत्मा जहां तक पहुंच सकती है वहां तक। व्हेन फीलिंग आउट ऑफ साइट, जहां नजर भी नहीं पहुंच सकती, यानी व्हेन फीलिंग आउट ऑफ साइट, जब कोई नजर से गायब हो जाता है और उसके बाद भी फीलिंग रह जाती है ना, उतना प्यार मैं तुमसे करती हूँ।
यानी कोई इंसान दिख रहा है, आपके सामने बैठा है, आप उससे प्यार करते हैं, वो आपको अच्छा लगता है, वो आपके सामने है तो आप उससे प्यार करते हैं, मतलब आपको ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन अगर वो आपकी आंखों से आपसे दूर है कहीं और फिर भी आप उससे प्यार करते हैं तो वो गहरा प्यार है। तो वो यही कहना चाह रही है कि व्हेन फीलिंग आउट ऑफ साइट, यानी नजरों से दूर हो जाने के बाद भी जो फीलिंग रह जाती है ना, उतना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फॉर द एंड्स ऑफ बीइंग एंड आइडियल ग्रेस, एंड्स ऑफ बीइंग, जब चीजें खत्म हो जाती हैं, यानी जिंदगी खत्म हो जाती है, जब आइडियल ग्रेस, किसी इंसान ने कोई बहुत प्रसिद्धि का कोई काम किया है, उसकी बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा फेमस है, हाँ बहुत ज्यादा उसने बड़े बड़े काम किए हैं, उनकी भी कोई लिमिट होती होगी, लेकिन मेरे प्यार की कोई लिमिट नहीं है। यानी इंसान के शरीर खत्म हो जाते हैं, अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा प्यार जो है वो बहुत ही गहरा है, इतनी दूर तक जा सकता है जितने दूर तक किसी का अस्तित्व भी नहीं पहुंच सकता, किसी के आदर्श भी नहीं पहुंच सकते। यानी मेरा जो लव है उसको आप मेजर नहीं कर सकते, यानी मैं ही नहीं बता सकती उसका प्यार ना। यहां पर हमें ये लग रहा है कि फिजिकल लव नहीं है, ये स्पिरिचुअल लव है। यानी वो अपने डियर हस्बैंड से फिजिकली ही अटैच नहीं है, बल्कि वो स्पिरिचुअली उनसे प्यार करती है। उनकी आत्मा जो है ना वो अपने हस्बैंड के साथ में मिली हुई है डेप्थ में। ओके, चलिए पोएटिक डिवाइस यहां डिस्कस कर लेते हैं। इमेजरी यहाँ है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। हमने जब इतनी गहरी गहरी बात आपके सामने करी है तो इमेजरी तो आई गई होगी। डेप्थ, ब्रेड्थ, हाइट, जब इनका जिक्र किया तो कहीं ना कहीं आप सुन रहे हैं अगर मुझे, तो आपने मेजर कर लिया होगा। जब डेप्थ की मैंने बात करी, गहराई की बात करी, समुद्र का आपको एग्जाम्पल दिया, तो आपने भी इमेजिन तो किया ही होगा। तो यहां पर एक तरह से ना आपके सामने जब इमेज क्रिएट हो जाती है, रीडर जो है ना विजुअलाइज करने लग जाता है जब किसी चीज को, तो वहां इमेजरी जो है पोएटिक डिवाइस के रूप में आप लिख सकते हैं। हाइपरबोले, हाउ, क्योंकि हाइपरबोले यहाँ क्या है, जब एग्जिजरेट होती है ना कोई चीज, एग्जिजरेशन के साथ में बताई जाती है। यहाँ प्यार को बताया है उसने, अपने लव को बताया है कि मेरा लव जो है ना वो इतना गहरा है कि आप उसे बाउंड ही नहीं कर सकते, बाउंडलेस नेचर। यानी प्राकृतिक जो चीजें हैं, शारीरिक जो चीजें हैं, उनकी तो एक लिमिट होती है, बट माई लव इज लिमिटलेस, है ना। पर्सोनिफिकेशन भी है यहाँ पे। हाउ, द लाइन पर्सोनिफाइज द सोल एज हैविंग द एबिलिटी टू रीच। हाँ, जबकि सोल जो होती है ना, सोल के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। सोल जो है उसको हम देख भी नहीं सकते, उसको हम कह भी नहीं सकते कि वो इतनी गहराई तक चली गई, उसके लिए हम ये कह भी नहीं सकते कि वो इतनी मतलब बहुत ही दूर तक जा सकती है, ये चीज नहीं बोल सकते। बट यहां पर पोइटेस ने इस चीज को डिस्कस किया है। सो यू कैन से दैट इन दीज लाइन्स पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड। ओके, नेक्स्ट, आई लव दी। देखिए बार बार आएगा, रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहां एनफ हो रहा है। एनफ हो रहा है आपको लिखना है, ध्यान रहेगा ना आपको। चलिए, आई लव दी टू द लेवल ऑफ एवरी डेज, यानी मैं आपसे प्यार करती हूं। क्या प्यार, कितना प्यार करती हूं? टू द लेवल ऑफ एवरी डेज, जितनी एक दिन की लेवल होती है ना, यानी जितना दिन जो होता है ना, दिन का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे सूरज जो है वो उदय हुआ और अस्त होने तक जो रोशनी रहती है, उसकी जो लिमिट है उसको आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के अंदर मेजर कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं तुम्हें उससे भी कहीं ज्यादा प्यार करती हूँ। यहाँ वैसे तो उसने उनके साथ ही इसको कंपेयर किया है कि मेरा जो प्यार है वो क्या है, कैंडल लाइट या सन की जो लाइट होती है ना, उनकी जितना है, मतलब उज्जवल कह सकते हो आप, जो रोशनी दे, दूसरों को देखने के लिए सक्षम बनाए। यानी सूरज की रोशनी में आप देख सकते हैं, कैंडल लाइट के अंदर आप देख सकते हैं, किसी चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से कह रही है कि मैं तुम्हें सूरज और मोमबत्ती की रोशनी में हर दिन की सबसे शांत जरूरत के लेवल तक प्यार करती हूँ। यानी पूरी एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे सनलाइट है, वो सनलाइट के अंदर कोई भी इंसान जो अपनी आंखों से देख सकता है, किसी भी चीज को आसानी से देख पाता है। तो मेरे प्यार को मैं इतना मेजर कर सकती हूँ कि मेरा जो प्यार है वो इतना है जैसे कि सूरज और मोमबत्ती जो होते हैं ना, वो रोशनी देते हैं दिन में। उस तरीके से मेरा जो लव है वो मेरे हार्ट को फिल कर देता है। तुम्हारे लिए जो मेरे हार्ट के अंदर लव है वो फुल भरा हुआ है। इस तरीके से जैसे सूरज जब उगता है तो रोशनी भर जाती है ना, उस तरीके से। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, चलिए तो इसकी पोएटिक डिवाइस देख लें और भी क्लियर हो जाएगा। सिंबलिज्म यहाँ यूज हुआ है, बिकॉज सन एंड कैंडल लाइट आर सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग डे एंड नाइट। यानी मेरा प्यार दिन और रात से भी परे है। जैसे दिन है, रात में मोमबत्ती जलाते हैं, वो भी देखने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे एक तरह से सिंबलिज्म यूज हुआ है। वो अपने प्यार की बात कर रही है कि मेरा प्यार कॉन्स्टेंट है,
लगातार बना रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मतलब कभी खत्म नहीं होता। चाहे तो सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, चाहे आप अच्छी परिस्थिति में हो चाहे आप बुरी परिस्थिति में हो, बट मेरा लव जो है ना वो सस्टेन रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। क्लियर? मेटाफर है यहां पर। द कंपैरिजन ऑफ लव टू फुलफिलिंग मोस्ट क्वाइट नीड, यहां यूज किया है ना, ये एज ए मेटाफर यहां पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहां वो सजेस्ट कर रही है, वो कह रही है कि लव जो है वो एज असेंशियल एंड ओमनी प्रेजेंट एज द नीड्स वन माइट नॉट इवन कॉन्शियसली नोटिस। यानी चाहे दिन हो जाए चाहे रात हो जाए, जैसे सूरज रोल प्ले करता है दिन में, मोमबत्ती रोल प्ले करती है रात में, उसी तरह मेरा लव जो है वो हर सिचुएशन में आपके लिए अवेलेबल है। ओके, इट मीन्स माई लव इज नॉट लिमिट। ओके, मेरा लव जो है वो लिमिट नहीं है, मेरा लव क्या है वो लिमिटलेस है, वो दिन और रात कॉन्स्टेंटली रहता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन हम डिस्कस करते हैं। आई लव दी, अगेन रिपीट हुआ, फिर से कह रही हूं मैं आपको, एनाफोरा यहां आपको लिखना ही है, फ्रीली। आई लव दी फ्रीली, यानी आई लव यू फ्रीली। दी इज एन आर्केइक वर्ड, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। आई लव यू फ्रीली यानी मैं तुमसे फ्रीली प्यार करती हूँ, इस तरीके से कि जैसे एक इंसान जो है वो स्ट्राइव करता है, इट मीन स्ट्रगल करता है फॉर राइट। राइट यानी अपने खुद के अधिकारों के लिए, जैसे एक इंसान है अपने अधिकार के लिए लड़ पड़ता है किसी से भी बहुत फ्रीली, उसे कंपेयर कर उसको कंपेल करने की जरूरत नहीं होती, कि उसको मजबूर करने की जरूरत नहीं होती, अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए वो खड़ा हो जाता है, किसी से भी लड़ पड़ता है अपने अधिकार के लिए। मैं उसी तरीके से तुमसे प्यार करती हूँ, यानी मेरे पे कोई मजबूरी नहीं है, मुझे किसी ने कंपेल नहीं किया है, मैं आपसे प्यार करती हूं क्योंकि ये एक तरह से समझ लीजिए मेरा अधिकार है। हाँ, तो यहां पर कौन सी पोएटिक डिवाइस आई? सिमली आ गई, क्योंकि आपने यहां अगर नोटिस किया हो मैंने एज बोला कि आई लव दी फ्रीली एज मेन स्ट्राइव फॉर राइट, तो एज एंड लाइक अगर आ जाता है और कंपैरिजन आपको दिखाई दे रहा है तो वहां पर सिमली है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, आई लव दी अगेन प्योरली, फिर आगे ना आई लव दी, आई लव दी प्योरली कि मैं तुमसे प्यार करती हूं बिल्कुल प्योरली, एकदम प्योर। एज लाइक सोल लव एज दे टर्न फ्रॉम प्रेज, इस तरीके से जैसे कि मतलब कोई जैसे किसी की प्रेज करता है ना, उस तरीके से। जैसे प्रेज हम कब करते हैं? जब हम अपने दिल से किसी के सामने वाले के लिए प्योर होते हैं। हर कोई इंसान हर किसी की प्रेज नहीं कर पाता जल्दी से, आपने देखा होगा, या तो कोई जैसे ज्यादा ही बटरिंग करने वाले नेचर का होता है ना, वो तो फिर भी कर जाता है। लेकिन जब आपने भी, मतलब मुझे भी अच्छा लगता है जब आप कमेंट में लिखते हैं ना कि कुछ भी आप जैसे मुझे बोलते हैं, दीदी मैम जो भी बोलते हैं कि आपने पढ़ाया हमें अच्छा लगा, हमें समझ में आया, हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए, तो ये ना आपको कंपेल नहीं किया है किसी ने लिखने के लिए। हाँ, जब आपके दिल में आता है मुझे कहने का कि हाँ मैम ने पढ़ाया, हमें अच्छा लगा, हमें समझ में आया, जब आपका दिल करता है मुझे कहने को, आप तभी मुझे कमेंट करते हैं। इतना मैं भी समझती हूँ, क्योंकि कनेक्टिविटी जब होती है ना तो ये चीजें समझ में आती है। कोई किसी को कंपेल नहीं कर सकता ये सब करने के लिए। आप लिखते हैं, आपके इमोशंस मुझ तक पहुंचते हैं, और मुझ तक जब पहुंचते हैं तो मुझे भी सीधा इफेक्ट होता है कि अच्छा है, समझ में आया, और समझ में आया मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ। ठीक है, तो ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि मैं तुमसे कैसे प्यार करती हूँ, एकदम प्योरली प्यार करती हूँ, ऐसे प्यार करती हूँ कि जैसे कोई किसी की जब प्रेज करता है ना, जब जो फील आता है वैसे। ओके, तो इन लाइंस के अंदर आप ये कह सकते हैं, इन दिस लाइन द स्पीकर क्लेम्स दैट हर लव इज प्योर, है ना, एकदम प्योर है, बहुत ही प्योर। मतलब इस तरीके से, मतलब ये जो फ्रेज जो यूज की है ना, इसके अंदर उसने एक तरह से इंटरप्रेट किया है, एक रेफरेंस देके। जैसे कोई बहुत हम्बल होता है किसी के लिए तो उसके गुणों की तारीफ कर दे, उसकी ब्यूटी की तारीफ कर दे, तो इस तरीके से। चलिए पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। सिमली यहां पर भी आ गई है, बिकॉज जैसे यहाँ एज यूज हुआ था वैसे यहां भी इस लाइन के अंदर एज यूज हुआ है। एज यूज करते हुए जैसे यहाँ कंपैरिजन हुआ है, सेम यहाँ भी कंपैरिजन हुआ है। सो हियर इज सिमली एंड एलिट्रेशन ऑल्सो। एलिट्रेशन को एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, आई थिंक सो। कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन एलिट्रेशन होता है। यहां आप मुझे, यहां आपने पढ़ तो लिया है वैसे, लेकिन कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कोई और एग्जांपल एलिट्रेशन का। यहां तो आपने देख लिया कि पी का रिपीटेशन हुआ है, बट और भी जगह कहीं रिपीटेशन हुआ है, वो आपने मुझे बताना है। चले आगे, चलिए। I love thee, again the repetition, I love you with the passion put to use in my old grief। अब देखिए ये कंटिन्यू हो रही है ना लाइन, बताने की जरूरत ही नहीं है। कौन सी पोएटिक डिवाइस आने वाली है? एन्जाम्बमेंट। वेरी गुड।
ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने बोला होगा और मैंने आपकी तरफ से आंसर दे दिया खुद से। आई लव दी विद अ पैशन पुट टू यूज इन माई ओल्ड ग्रीव्स एंड विद माई चाइल्डहुड्स फेथ, कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ऐसे प्यार करती हूँ कि जैसे मैं अपने जब दुख में होती थी ना, इन माई ओल्ड ग्रीव्स, जब मेरे कोई पुराने दुख जो हैं बहुत गहरे जब मेरे दिल के अंदर वो उभर जाते हैं और आंखों से आंसू बहते हैं, उतना पैशन है मेरे प्यार में। मतलब जैसे वो दुख मुझे दुखी कर गए और मेरे आंखों से आंसू ले आए, उसी तरीके से तुम्हारा जो प्यार है ना, जो मैं फील करती हूँ, वो मेरे अंदर पैशन भर देता है। जैसा चाइल्डहुड के अंदर, मतलब जब मैं छोटी थी, बचपन में जो मेरे अंदर विश्वास था, उस तरीके का प्यार करती हूँ। यानी बचपन के अंदर एक बच्चा जो होता है वो एक फेथ के साथ बड़ा होता है, उसको ये फेथ होता है कि बड़े होके उसके लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होगी, वो कुछ अच्छा करेगा अपनी लाइफ के अंदर। मतलब एक इनोसेंट सी ना जर्नी होती है वो चाइल्डहुड जो होता है, इनोसेंट सी, क्योंकि कुछ नहीं पता होता रियलिटी का कि ये जो हमारी सोसाइटी उसकी रियलिटी क्या है, हमारी रियलिटी क्या है, कुछ नहीं मालूम होता। बड़े बड़े सपने देखते हैं, अपनी खुद की एक इमेजिनेशन की दुनिया बना लेते हैं उस तरीके से। तो कह रही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ उसी पैशन के साथ, वो पैशन जो मेरे ओल्ड ग्रिफ्स में मेरे काम आ रहा था या मेरे सामने आ रहा था, वो पैशन जो मेरे चाइल्डहुड के अंदर मेरे साथ था। ओके, चलिए यहां पर भी हम पोएटिक डिवाइस कर लेते हैं। juxtaposition, how to, the line juxtaposes old graves okay with childhood faith। दोनों चीज देखिए एकदम अपोजिट है ना। ये हाईलाइट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ हर लव, अपने उसके प्यार के कॉम्प्लेक्स नेचर को यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इंटेंस गहराई दिखाई गई है पेनफुल एक्सपीरियंस के साथ में भी, और साथ में सिंपलिसिटी ऑफ चाइल्ड फेथ के साथ में भी। दोनों चीज देखो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर दुखी होते हैं, यहाँ पर एक विश्वास के साथ में ऑप्टिमिस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ओल्ड ग्रीव्स दुख आ जाते हैं तो इंसान पेसिमिज्म भी के अंदर भी चला जाता है। तो दोनों चीजें एक दूसरे से अपोजिट है। आप इसे मेंशन भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि जुक्सटापोजिशन जो है वो यहाँ पे माइनर सा है तो बेशक आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आप इसे मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर जो है उसको ये चीज का फील आएगा कि आपने बहुत बारीकी से इसको स्टडी किया है। आगे देखिए एलिट्रेशन भी है यहाँ पे, जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट इससे पहले वाली जो लाइंस जब मैं आपको करवा रही थी, मैं आपको कह रही थी कि इस पोएम में एलिट्रेशन और भी है आगे, तो यहाँ पे एलिट्रेशन भी आता है। चलिए आगे चलते हैं। आई लव दी, अगेन द रिपीटेशन ऑफ आई लव यू। विद अ लव आई सीम टू लूज विद माई लो सेंट, कि मैं तुमसे ऐसे प्यार करती हूँ, उस तरह से प्यार करती हूँ जैसे मैंने अपने प्यारे जो भी मेरे लव वन थे। सेंट्स यहाँ पे संत महात्मा नहीं है, सेंट्स वो हैं, वो लोग हैं जो आज उसकी जिंदगी में नहीं है, जिनसे वो बहुत प्यार करती थी, जो उसके अपने थे, उसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, एनीवन, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कि मैं तुमसे वैसे प्यार करती हूँ जैसे कि मैं उनसे क्या करती थी जिनको मैंने खो दिया, जो मेरी जिंदगी में संत के रूप में थे, यानी मेरे लिए बहुत अच्छे थे। मैं उस तरीके से तुमसे प्यार करती हूँ। क्लियर? देखिए पोएटिक डिवाइस हियर इज मेटाफर बिकॉज लोस्ट सेंट यहाँ पे यूज किया है। तो लोस्ट सेंट जो है ना, ये एज ए मेटाफर यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि भाई वो अपनी लाइफ के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर कुछ लोगों को खो चुकी है जिनसे वो बहुत गहरा प्यार करती थी। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रही है ना इंटेंसिटी का, अपने लव की इंटेंसिटी का। आगे देखिए आई लव दी, अगेन विद द ब्रेथ smiles, tears, all my life, and if God choose, I shall but love thee better after death। कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ हर सांस के साथ। मेरी जो सांस आ रही है ना, वो उस लाइफ के अंदर जितनी भी सांस मैं लूंगी, यानी मेरी हर एक सांस के साथ मैं आपसे प्यार करती हूँ, मेरी स्माइल के साथ मैं आपसे प्यार करती हूँ, मेरे आंसुओं के साथ, ऑफ ऑल माई लाइफ, मेरे जीवन में जो कुछ भी, कभी भी, कैसी भी, कोई भी परिस्थिति आई, मैंने आपसे प्यार करना नहीं छोड़ा। और अगर भगवान ने चाहा तो मैं आपसे मेरी जिंदगी के बाद भी, यानी डेथ के बाद भी प्यार करती रहूंगी। तो यहाँ पर ये जो हमारी सोनेट है कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इन लाइंस का एक बार हम पोएटिक डिवाइस और देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। हम पोएम के बारे में पढ़ेंगे, पोइटेस के बारे में पढ़ेंगे, देन समराइज करेंगे पूरी की पूरी पोएम को। तो स्किप नहीं करना है अभी से ही, ओके, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। इमेजरी, द इमेजरी ऑफ ब्रेथ, स्माइल्स, टीयर्स, ये ना, ये हमारे सामने एक तरह से ह्यूमन एक्सपीरियंस के इमोशंस जो है ना उनको सामने रखती है, उसकी इमेज हमारे सामने प्रेजेंट करती है। सो हियर इज इमेजरी, हाइपरबोले ऑल्सो, बिकॉज द क्लेम यहाँ कर रही है ना कि इफ गॉड चूज आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोले। क्योंकि जिंदगी जब चली जाती है, खत्म हो जाती है, जब डेथ आ जाती है, तो हमें नहीं पता होता डेथ के बाद में क्या होना है। यहाँ
नीचे धरती पर क्या होना है हमें नहीं मालूम, बट ये यहाँ पर क्लेम कर रही है, इस चीज का दावा कर रही है कि अगर मैं मर भी गई, भगवान ने चाहा तो मैं फिर भी तुमसे प्यार करती रहूंगी। तो ये हमारी पोएम कंप्लीट हो गई, सोनेट कंप्लीट हो गई। नाउ द टर्न टू नो अबाउट पोएम। सबसे पहले पोइटेस हमारी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउन, उनके बारे में, ब्राउनिंग, इनके बारे में आगे भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बस 2 लाइन में एक बार जान लेते हैं क्योंकि हमने इनके पोएम को पढ़ा है। तो देखिए, ये एक इंग्लिश पोइटेस रही हैं विक्टोरियन ईरा में। Browning's work was characterized by her use of classical and literary references. Literary references बहुत यूज करती हैं ये। इन्होंने एक्सप्लोरेशन किया है विमेन का जो रोल रहा है ना सोसाइटी में, उनको। ओके, फॉर्म क्या है देखिए, हमारी जो ये पोएम है ये हमने पढ़ ली, लेकिन इस पोएम के बारे में अगर हमें कुछ पूछ लिया कि भाई ये पोएम जो है वो किस फॉर्म में लिखी गई है, इस पोएम को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, कितनी लाइंस हैं, किस तरह की राइम स्कीम है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है तो तब हमें ये जो हेडिंग है ना बहुत याद आएगा। तो इसे एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ये पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो कर रहा है क्योंकि इसकी जो राइम स्कीम है ना पेट्रार्कन की, वो क्या है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट के अंदर डिवाइडेड है। पेट्रार्कन में यही होता है, पहले 8 लाइन्स देन 6 लाइन्स। 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव एंड द 6 लाइन आर सेस्टेट। ओके, द ऑक्टेव टिपिकली प्रेजेंट्स प्रॉब्लम। ऑक्टेव के अंदर एक प्रॉब्लम रखी जाती है ना, और एक क्वेश्चन जो है वो रहता है जो कि वेरी स्टार्टिंग में ही है, हाँ, कि मैं तो आपसे कैसे प्यार करती हूँ। वेल द सेस्टेट जो है ना वो रिजोल्यूशन प्रेजेंट करता है, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा भी कि अगर मैं मर भी गई और भगवान ने चाहा तो मरने के बाद भी मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। तो वहां रिजोल्यूशन या फिर एक आंसर जो है वो हमें मिल रहा है। तो राइम स्कीम क्या रही है पोएम की, वो रही है ABBA, ABBA, CDC, इस तरीके से, सॉरी CD CD CT, इस तरीके से है। ओके, तो ये जो पोएम है इसका फॉर्म जो है वो ये है। उसके बाद थीम, देन मैसेज। थीम इसका है पोएम इज लव, मेन थीम। इस पोएम का थीम क्या है, इज लव। और मैसेज क्या है, मैसेज है गहराई है प्यार की, अनकंडीशनल लव है, एटर्नल लव है। ये एक मैसेज है कि इसका जो प्यार है ना पोइटेस का अपने हस्बैंड के लिए, उसमें वो देखो वर्ड्स इतने केयरफुली चूज कर रही है बताने के लिए कि मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ। और यहाँ एक बार फिर से मैं आपसे यही चीज पूछना चाहूंगी कि आपको इनके हस्बैंड का नेम अगर पता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर नहीं पता है गूगल करके आप मुझे जरूर बताएंगे। इससे क्या होगा, आप खुद से सर्च आउट करेंगे ना तो आपको नेम याद रहेगा, और इस चीज की गारंटी आप जैसे इनके हस्बैंड का नेम देखेंगे ना आपको लगेगा अरे ये तो हमें पता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के बारे में सिर्फ 2 लाइन्स में हमने देखा था, अभी थोड़ा सा इनके लाइफ स्पेन के बारे में और जान लेते हैं। लाइफ स्पेन है इनका 1806 से 1861 के बीच का। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगी, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम या दी, जो भी आप मुझे बुलाते हैं, कि मैम आपने जो है लाइफ स्पेन के अंदर ये बताया है और बुक के अंदर हमारे ये दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि शेक्सपियर का डेट ऑफ बर्थ में 1564 मैंने आपको बताया, ये 1564 से 1616 रहा है, आपकी बुक के अंदर कहीं 1565 या 66 अगर दिया हुआ है तो वो गलत है। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके ही समझिए आप कि आपको बताया जाता है। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहिए, जो आपको डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डेथ मेंशन की जाती है बिल्कुल करेक्ट होती है। उसे कहीं भी आप किसी भी जो भी ऑथेंटिक बुक है उसके साथ में रिलेट करके अगर देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, हाँ जी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के बारे में बताया है कि उनका जन्म जो है 1806 के अंदर हुआ और उनकी डेथ जो है वो 1861 में हुई। इन्होंने अपना करियर जो है ना एज ए पोइट बहुत जल्दी शुरू कर दिया था, बहुत जल्दी, एट द एज ऑफ 40, बिल्कुल 14 साल की उम्र में ही इन्होंने बहुत जल्दी ही लिखना स्टार्ट कर दिया था। इनकी सेकंड वॉल्यूम जो आई थी ना पोइट्री की, सेकंड वॉल्यूम पोएम्स के नाम से आई थी, वो पब्लिश हुई थी 1844 के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे फेमस वर्क्स इनके जो है, जो इनकी रेपुटेशन को बढ़ाते हैं, वो इंक्लूडेड हैं, इसलिए मेंशन किया हमने यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मेरे को अभी बताते हुए थोड़ा सा हंसी आ रही है इस बात पे, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत जोर दे के मैं आपसे कह रही थी कि मुझे इनके हस्बैंड का नाम कमेंट करके बताना। इसे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहीं आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। और कुछ यहाँ वर्क्स हमने मेंशन करे हैं, इन्हें भी आपको ध्यान देना है। अपन चलते हैं समराइज करने के लिए, पोएम को समराइज कर लेते हैं। इन द फर्स्ट 4 लाइन स्पीकर एक्सप्रेसेस हर लव इन स्पेशल टर्म, बहुत ही अच्छे टर्म से वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही है स्टार्टिंग के अंदर, है ना। वो कह रही है कि मैं तुम्हें बहुत गहराई से, चौड़ाई से, ऊंचाई से मतलब प्यार करती हूँ, जितना एक आत्मा जहां तक पहुंच सकती है वहां तक मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। फिर नेक्स्ट 2 लाइंस के अंदर वो कहती है, डिक्लेयर करती है एक तरह से कि उसका जो लव है ना वो इस तरह से है,
मतलब इतना ज्यादा जरूरी है, जिस तरह से सन जरूरी है, जिस तरह से कैंडल जरूरी है नाइट के अंदर, उसी तरीके से बहुत जरूरी है, उतना ही ज्यादा मतलब वैल्यूएबल है जितने ये लोग ये चीजें जो है वैल्यूएबल हमारी लाइफ के अंदर। अब लाइन नंबर 7 और 8 के अंदर यहाँ वो बोलती है कि उनका जो लव है ना वो बिल्कुल एकदम ऐसा है जैसे फ्री और प्योर होता है, उस तरीके से जैसे ह्यूमन बीइंग अपने राइट्स के लिए लड़ पड़ते हैं, उसी तरीके से मेरा जो प्यार है वो एकदम इस तरह से ही है कि मैं तुम्हारे प्यार के लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ। समझ रहे हैं? तो ये इस तरीके से वो अपना यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हैं और फिर उसके बाद में वो कंक्लूड करती हैं इस पोएम को एक्सप्रेस करते हुए कि उन्हें ये आशा है, उन्हें ये उम्मीद है कि अगर भगवान ने उनको मौका दिया, अगर ईश्वर ने उन्हें ये चांस दिया कि डेथ के बाद में भी वो अपने हस्बैंड को याद रख सके, तो वो अपने हस्बैंड को डेथ के बाद भी प्यार करेंगे। और शायद एक इंडियन अगर कंटेक्स्ट में मैं कहूँ तो इंडियन कंटेक्स्ट में भी यही होता है कि एक जो इंडियन वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड से टिल लास्ट ब्रेथ प्यार करती है। तो इसी मैसेज के साथ में हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा है, शेयर किया कीजिए ताकि औरों को भी फायदा हो। लाइक करते हुए आपको संकोच नहीं करना चाहिए, वीडियो अगर पसंद आ गया तो लाइक पे जरूर बटन दबाया करो, सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज की बहुत प्रॉब्लम आती है, आप सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन ऑल पर सेट नहीं करते। जैसे सब्सक्राइब का बटन दबाएं तो ऑल पर सेट किया कीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। क्योंकि बहुत बार मेरे पास ये भी कमेंट आता है कि मैम आपका वीडियो तो आ चुका था पर हमारे पास में नोटिफिकेशन नहीं आया, तो ऑल पर आप जरूर क्लिक किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।